हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक को डिस्कस कर रहे हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे आर्थिक समीक्षा की। आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ 2020-21 में, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आने वाले बीपीएससी प्लस सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च हो गया है, तो इसे अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया तो जाकर के परचेज़ कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। काफ़ी कुछ हम इसमें अवेलेबल करा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आपकी बारी है, आप भी कर लीजिए। बताना सिर्फ इतना है कि अगर 1 फ़रवरी से पहले अगर आप इसे लेते हैं तो 1199 में ये आपको कोर्स मिल रहा है। 1 फ़रवरी के बाद अगर आप लेंगे तो ये कोर्स आपको मिलेगा 1999 में। तो जल्दी करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। शुरू करते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ 2020-21 वाला, इसमें जो फोकस पॉइंट था, फोकस पॉइंट बोले तो इकोनॉमिक सर्वे में किस चीज़ को फोकस रख करके इकोनॉमिक सर्वे की गई, यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे की गई उसमें जो चीज़ें सुधार करनी थी, ठीक है, जिन चीज़ों को लेकर के इकोनॉमी अच्छी करनी थी और जिस वजह से इकोनॉमी हमारी ही नहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी थोड़ी सी ऐसा ग्राफ जो इकोनॉमी का नीचे आया था वो किस वजह से आया था उसको ठीक करना था। तो वो चीज़ थी कोविड-19। तो कोविड-19 महामारी की वजह से काफ़ी दिक्कत हो गई सबको और इकोनॉमी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और काफ़ी प्रभावित हुआ कोविड-19 की वजह से। तो उससे हुए नुकसान और प्रभाव को ही फोकस पॉइंट बनाया गया इस इकोनॉमिक सर्वे का। बात करें इसे प्रस्तुत किसने किया, इकोनॉमिक सर्वे को इस बार प्रस्तुत किसने किया, तो इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत किया जो हमारी वित्त मंत्री हैं या फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने किया था 29 जनवरी 2021 को ये उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो समझ में आ गया आपको इकोनॉमिक सर्वे क्यों की जाती है। इकोनॉमिक सर्वे इसलिए की जाती है क्योंकि देखा जाता है कि इस बार का हमारे जो इकोनॉमी है उसमें जो हमारा परफॉर्मेंस रहा, हमारा साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस रहा अलग अलग सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में, तो ये सब कैसा रहा, ठीक। तो इसी के लिए इकोनॉमिक सर्वे की जाती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार है। विषय क्या था इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का, तो विषय था जीवन और आजीविका की सुरक्षा। जो हमारा सब्जेक्ट था या थीम हम कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, वो क्या था, वो था जीवन और आजीविका की सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्स एंड लिवलीहुड्स, या फिर कह सकते हैं सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स। और वी आकार सुधार। ये वी आकार सुधार क्या होता है, वी शेप रिफॉर्म्स हम इसे कह सकते हैं, किसी भी चीज़ में सुधार करना। तो मान लीजिए हमारी इकोनॉमी ऐसा स्लो डाउन हो रहा था, तो हमारी इकोनॉमी ना ऐसे जा रही थी, गिर रही थी। ये मान लीजिए हमारा ग्राफ है, राइट, ये हमारा ग्राफ है। तो यहाँ हमारी इकोनॉमी थी, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस ऐसे 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 घटता हुआ नीचे आ रहा था, ऐसे नीचे आ रहा था। और जब वी शेप यहाँ पे रिफॉर्म्स होगा ना, तो नीचे से सीधा ऊपर की तरफ उठ जाएगा हमारी इकोनॉमी। तो ये वी का शेप बना रहा है, देख रहे हैं आप, ये वी का शेप बना रहा है, तो इसे ही कहते हैं वी शेप रिफॉर्म्स, राइट। तो ये भी थीम था हमारे इकोनॉमिक सर्वे का कि सुधार करना है और बहुत ही रैपिड सुधार करना है हमारे इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसे कहते हैं वी शेप रिफॉर्म्स। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की मुख्य बिंदु पे। मुख्य बिंदु बोले तो जो हमारा मेन पॉइंट्स है आर्थिक सुरक्षा समीक्षा का, इकोनॉमिक सर्वे का जो मेन पॉइंट्स रहे, क्या क्या हमने किया, क्या क्या देखने को मिला, उन पे बात करते हैं। तो इस बार जो है जीवन और आजीविका की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, ये हम पहले पढ़ गए, यानी कि प्रोटेक्शन या सेविंग ऑफ लाइव्स एंड लिवलीहुड पे। लोगों की लाइफ बचनी चाहिए। कोविड-19 की वजह से हमें पता है, हमने देखा कितनी जाने गई इस बार, जिंदगी आ गई, तो इसको सबसे पहले सेव करिए। उसके अलावा लोगों के रोजगार भी गए हैं, लिवलीहुड्स गए हैं, तो रोजगार को भी क्या करिए, उसको भी सुरक्षित करिए। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्स एंड लिवलीहुड्स पे ध्यान दिया गया इस बार। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वैश्विक आर्थिक उत्पाद 2020 में 3.5% की कमी को पाटने के लिए संरचनात्मक ढांचे में समृद्धि पर बल दिया गया। बात करें
ग्लोबल या फिर हम बात करें ग्रॉस, जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट की अगर बात करें, पूरे दुनिया के जीडीपी की बात करें, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट की बात करें, या जीडीपी जैसे होता है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है। तो पूरे हमारे सिर्फ देश की ही इकॉनमी नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी हिली हुई थी। तो जिस वजह से कोविड-19 की वजह से जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट में गिरावट आई थी, उसको सही करने के लिए क्या किया गया, संरचनात्मक ढांचे में समृद्धि पर बल दिया गया। यानी कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो अगर सही हो जाएगा तो मतलब जो प्रोडक्ट है, जो उत्पादन है, वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने पर जोर दिया गया, और 3.5% की जो कमी आई थी उसको बढ़ाने के लिए संरचनात्मक ढांचे के समृद्धि पर बल दिया गया। ठीक, थर्ड पॉइंट है, वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में सरकारी खपत के कारण रिकवरी में 17% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर हमारा रहा 2020-21 का, इसकी दूसरी छमाही मतलब होता क्या है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, 1 अप्रैल से लेकर के कब तक चलता है, 31 मार्च तक चलता है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, राइट। तो क्या हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अप्रैल टू सितंबर हो गया ना, ये पहली छमाही हो गई, ठीक है। और सितंबर के बाद देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो अक्टूबर से लेकर के जो मार्च तक है ना, ये हमारा दूसरी छमाही हो गई। तो अक्टूबर से मार्च तक की यहाँ पे बात की जा रही है कि अक्टूबर से मार्च यानी कि दूसरी छमाही में जो निर्यात था ना, निर्यात यानी कि क्या, एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट है, सॉरी हम यहाँ पे नहीं थे, सॉरी हम यहाँ पे थे, हाँ। तो 2020-21 की दूसरी छमाही यानी कि अक्टूबर से मार्च तक में जो सरकारी खपत के कारण, सरकारी खपत बोले तो पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम कह सकते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण रिकवरी में 17% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अब देखिए कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिकवरी किस तरीके से हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। गवर्नमेंट जितना ज़्यादा खर्च करेगी, लाइक पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर करेगी तो पब्लिक के हित के लिए ही तो करेगी। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कब होता है, जब वो पब्लिक के लिए रोड बनाती है, पब्लिक के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ सही करती है, पब्लिक के लिए जॉब्स देती है। तो इन सब में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, जिसके वजह से क्या हुआ, लोगों का हेल्थ अच्छा हुआ, लोगों को थोड़ा सा रोजगार ज़्यादा मिला, जिसके वजह से अगर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे, वापस से इकोनॉमी में जाएंगे, है ना। समझिए ये पूरा का पूरा एक सर्किल है। ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, राइट। एक्सपेंडिचर करने की वजह से क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिला, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिल गया। लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल गया, उसके बाद ये पैसा वापस से कहाँ पे गया, इकोनॉमी में गया। तो ये इकोनॉमी में जब ये पैसा गया तो क्या हुआ, ये घूम रहा है, पैसा मार्केट में चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इकोनॉमी में वृद्धि देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि दूसरी छमाही में जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किए थे ना, उसकी वजह से जो रिकवरी हम कर रहे थे, इकोनॉमी में हमारी रिकवरी चल रही थी, उसमें 17% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। क्लियर, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में, यहाँ पे अगेन फाइनेंशियल ईयर के दूसरे मतलब सेकंड, जो हमारा सेकंड हाफ जो है, दूसरी छमाही यानी कि अक्टूबर से मार्च वाला पीरियड, उसमें निर्यात में 5% निर्यात बोले तो एक्सपोर्ट, राइट, एंड आयात में 11.3% की कमी आने का अनुमान लगाया गया है। आयात यानी कि इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया, कम गया 5.8% से, एंड इंपोर्ट कितना कम गया 11.3% से। तो समझ में आया ये क्या कह रहा था। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स दिए गए हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे आपने 12th में नहीं पढ़ा, आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और अगर आप लूसेंट वगैरह से पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे टर्म आपको मिलेंगे जो आपके समझ में नहीं आएंगे, आपको बार बार गूगल करना पड़ता होगा, गूगल करने के बाद भी समझ में नहीं आता है, मैं समझ सकता हूँ। तो इसके लिए ना हमारे लूसेंट ऑब्जेक्टिव की ना वो चल रही है, सीरीज़ चल रही है, जो हम रोज़ शाम को तो करते हैं, रेगुलर बेसिस पर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी 1-2 दिन का गैप हो जाता है। लेकिन
मोस्ट प्रोबेबली शाम को हम लाइव क्लास करते हैं। तो अभी हमारा जो इंडियन इकोनॉमी में ना चैप्टर चल रहा है, बैंकिंग चैप्टर चल रहा है, उससे पहले के सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, जिसमें जितने भी टर्म्स आते हैं फाइनेंशियल हम उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री क्लास है, शाम को यूट्यूब पर लाइव आपको मिल जाएगा। हमारा प्लेलिस्ट है पड़ा हुआ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इस बार 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता सरप्लस जीडीपी में 2% बराबर होने का अनुमान है। अभी देखिए चालू खाता सरप्लस क्या होता है। तो चालू खाता सरप्लस को इंग्लिश में हम कहते हैं करेंट अकाउंट सरप्लस। अभी ये करेंट अकाउंट सरप्लस होता क्या है, तो देखिए एक टर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन दोनों का ब्यौरा लिखा होता है। क्लियर है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ब्यौरा लिखा होता है, यानी कि हमने विदेशों से कितना आयात किया और विदेश को कितना निर्यात किया, इसके बारे में जानकारी रहती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो यही करेंट अकाउंट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट्स है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक, इतना तक आपको समझ में आया। तो करेंट अकाउंट में हम ऐसे ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं। वहीं पे कैपिटल अकाउंट में ऐसे चीज़ों को लिखते हैं जो कि कैपिटल गुड्स यानी कि एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। तो एसेट्स को खरीद बिक्री हमने की तो वो कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांजैक्शन किया फॉरेन कंट्रीज के साथ तो वो हम करेंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वित्त वर्ष 2000 कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, इस बार 17 वर्षों में पहली बार जो करेंट अकाउंट सरप्लस हुआ है ना जीडीपी में, वो 2% के बराबर होने का अनुमान लगाया है। यानी कि हमने जो फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है ना, वो ज़्यादा किया है, हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, जिसके वजह से हमारे करंट अकाउंट में ना पैसा आया है काफ़ी। और वो पहली बार 17 ईयर्स में ऐसा हुआ है कि 2% के बराबर हो गया है, हमारा सरप्लस हो गया है, करंट अकाउंट सरप्लस। क्लियर है? यानी कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये अच्छी बात है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और थोड़ी सी बुरी बात भी है। बुरी बात यह है कि हमारे कंट्री में ना हमारे गुड्स का कम कंजम्पशन हुआ है, जिसकी वजह से हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है। ठीक, समझ में आया आपको क्या होता है करंट अकाउंट सरप्लस? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपूर्ति में वित्त वर्ष 2021 के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड की विकास दर -7.2% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 3.9% था। अभी समझिए ये कह रहा है कि 2021 में ना जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इसका जो डेवलपमेंट रेट है वो माइनस में चला गया है, जो पिछले साल 3.9% था। तो सबसे पहले समझिए कि ग्रॉस वैल्यू एडेड होता क्या है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जीडीपी क्या होता है। जीडीपी क्या होता है? तो देखिए जीडीपी को हम कहते हैं ऐसे तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में देश के अंदर जितने भी गुड्स उत्पाद किए गए ना, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, उसके प्राइस को अगर हम बात करें, कितने टोटल कितने रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया, उसी को हम कहते हैं जीडीपी। क्लियर? लेकिन जब हम जीडीपी में सरकार के द्वारा दिए गए सब्सिडी को ऐड कर देते हैं, प्लस टैक्सेस लगाए जाते हैं उसको भी ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है कुल मिलाकर के ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस बार जो कह रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ना माइनस में चला गया है, जो पिछले साल 3.9% था, यानी कि जो इस बार थोड़ी सी हालत हमारी क्या हो गई है, खराब हो गई है। तो यही कहना ये चाह रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2021 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 9.6% और 8.8% की कमी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो उद्योग यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, और सेवा यानी कि टर्शियरी सेक्टर में आता है ये सेवा क्षेत्र, या फिर सर्विस सेक्टर हम इसको कह सकते हैं, सर्विस सेक्टर। इसमें 9.6% और 8.8% की कमी आई है, यानी कि इंडस्ट्री जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्शियरी जो कि हमारा क्या है, सर्विस सेक्टर जो कि हमारा टर्शियरी सेक्टर है, इसमें 9.6 एंड 8.8% की कमी देखने को मिली है।
नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक आयात, यानी कि भारत ने सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट किया है वो कहाँ कहाँ से किया है। तो अगर इंपोर्ट की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ से उन्होंने चीजें मंगवाई हैं, तो सबसे ज्यादा चाइना से मंगवाई है, उसके बाद आता है अमेरिका का नंबर, उसके बाद यूएई का नंबर आता है, उसके बाद हांगकांग से उन्होंने इंपोर्ट किया है, इंडिया ने इंपोर्ट किया है। वहीं पे अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री को किया है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया ने अमेरिका को किया है, उसके बाद चाइना को किया है, उसके बाद यूएई को किया है और उसके बाद हांगकांग को किया है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुल एफडीआई प्रवाह 9.8 बिलियन डॉलर रहा नवंबर महीने में। भारत उभरते हुए बाजारों में इक्विटी प्राप्त करने वाला एकमात्र देश रहा। यानी कि उभरते हुए बाजार का क्या मतलब हुआ कि डेवलपिंग जो कंट्रीज है ना, जो इकोनॉमी है उनमें, उसमें भारत इकलौता ऐसा देश रहा जिसको एफडीआई मिला है इस नवंबर में। कितना मिला है, तो 9.8 बिलियन डॉलर का रहा है। एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन की कंट्रीज ने इंडिया के साथ डील किया है और इंडिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। कितना किया है, तो इन्वेस्टमेंट फॉरेन के कंपनीज ने कितना किया है, 9.8 बिलियन डॉलर का। नेक्स्ट है राज्य के अंदर तथा दो राज्यों के बीच आवागमन बढ़ोतरी के कारण जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। देखिए कोविड के वजह से क्या हुआ था कि स्टेट्स के बीच ना ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो गया था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो गया था, जिसकी वजह से इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे थे और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन भी बहुत लिमिटेड हो रहे थे। ठीक, जिसके इंटर स्टेट बोले तो एक राज्य के अंदर ही जब ट्रांजेक्शन होता है तो उसे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं, और दो राज्यों के बीच में जब कोई ट्रांजेक्शन होता है उसे हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो कोविड की वजह से ये बंद हो गई थी ये चीज़, जिसकी वजह से हुआ क्या था कि ट्रांजैक्शन रुक गया था, चीज़ें खरीद बिक्री रुक गई थी। लेकिन जब से ये ठीक हुआ है और आवागमन बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हटा है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन करना शुरू किया है राज्यों ने एक दूसरे के साथ। और आपको पता ही है कि जब राज्य एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी उन्हें देना पड़ता है। क्लियर है, एसजीएसटी सॉरी ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में देना पड़ता है, एक जब एक ही राज्य के अंदर ये चीज़ें होती है, और जब दो राज्य आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आईजीएसटी वो भरते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जीएसटी वापस से कलेक्ट होने लग गया है और जीएसटी कलेक्शन हमारा अच्छे स्तर पे पहुंच गया है, रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। नेक्स्ट है इस वर्ष चालू खाता सरप्लस जीडीपी का 3.1% रहा। तो देखिए अभी चालू खाता सरप्लस क्या होता है, अभी हमने बात करी करंट अकाउंट सरप्लस। तो जीडीपी जितना रहा ना टोटल, तो जीडीपी में जो करंट अकाउंट सरप्लस का जो हिस्सेदारी थी वो 3.8% रहा, यानी कि 100% में 3.1% ये था करंट अकाउंट सरप्लस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इस वर्ष चालू खाता सरप्लस, ये तो हो गया। इस बार वाणिज्यिक निर्यात में 21.2% की कमी, जबकि वाणिज्यिक आयात में 39.7% की कमी आई है। यानी कि कॉमर्शियल एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में 21.2% की कमी देखने को मिली है और इंपोर्ट में 39.7% की कमी देखने को मिली है। अगला है इस बार विदेशी मुद्रा भंडार अगले 18 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है। देखिए आयात मतलब क्या होता है, इंपोर्ट। अगर आप किसी फॉरेन कंट्रीज के साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कैश होना चाहिए, उस पर्टिकुलर कंट्री का एक्सचेंज होना चाहिए, फॉरेक्स होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, राइट। अगर आप अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे देम इन डॉलर, आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा, तो डॉलर आपके पास होना चाहिए। तो हमारे देश में ना अगर हम फॉरेक्स की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, तो टोटल इतना है कि हम अगले 18 महीनों तक आयात कर सकते हैं। क्लियर, ये कहने का सिंपल ये मतलब हो गया। नेक्स्ट है जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज मार्च 2020 के 20.6% से बढ़कर सितंबर 2020 में 21.6% हो गया। जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज बोले तो फॉरेन डेट, क्या फॉरेन डेट। तो फॉरेन जो डेट है हमारे जीडीपी में, हमने फॉरेन से जो पैसा लिया हुआ है, विदेशियों से जो कर्ज लिया हुआ है, वो मार्च 2020 के में कितना था, 20.6% था, वो बढ़कर के सितंबर में 21.6% हो गया, यानी कि हमारा कर्जा बढ़ गया हमारा। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। उसके बाद है भारत 6 दिन में सबसे तेजी से 10 लाख टीका लगाने वाला देश बन गया है। तो भारत 6 दिनों में ही 10 लाख टीका उसने लगा दिया, वैक्सीनेशन उसने लगा दिया, तो ये करने वाला ऐसा पहला देश बन गया है।
उसके बाद है भारत अपने पड़ोसी देशों में और ब्राजील को टीका आपूर्ति करने वाला देश भी बन गया है। यानी कि भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों यानी कि जो उनके नेबरिंग कंट्रीज है उनको तो इसने हेल्प करी ही करी, यानी कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया, वैक्सीन प्रोवाइड किया। उसके अलावा ब्राज़ील को भी वैक्सीन प्रोवाइड कर दिया भारत ने। उसके बाद है भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उसके बाद जिसने संप्रभु क्रेडिट रेटिंग, देखिए बहुत सारे ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं जो कि किसी कंट्री को उसके क्रेडिट वर्दिनेस पे क्या करती है, रैंक प्रोवाइड करती है क्रेडिट वर्दिनेस पे। क्रेडिट वर्दिनेस क्या होता है कि कोई कंट्री कितनी लायबल है कि वो जो लोन लेगी दूसरों से वो पे कर पाएगी, लोन को रीपे कर पाएगी, इस बेसिस पे इससे कहते हैं क्रेडिट वर्दिनेस। अगर मैं बोलूँ आपकी क्रेडिट वर्दिनेस बहुत खराब है, यानी कि आप पैसे लेकर के डुबा लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी है, यानी कि आप पैसे लेते तो हैं कर्ज लेकिन आप समय पर लौटा देते हैं, तो इसे कहते हैं क्रेडिट वर्दिनेस। तो इसी तरीके के और सारे टर्म जाने के लिए आप हमारे इंडियन इकोनॉमी जो हमारा चल रहा है ना शाम को लाइव, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए इंडिया ऐसा देश है जिससे संप्रभु क्रेडिट रेटिंग, यानी क्रेडिट रेटिंग जो मिला है ना, कभी भी BA3 मतलब कम नहीं मिला है, इससे ज़्यादा कम उसे क्रेडिट रेटिंग कभी नहीं दी गई है। तो यही इसके कहने का मतलब हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ए कैटेगरी होती है, A+ कैटेगरी होती है। तो इंडिया कभी भी खराब रैंक नहीं मिला इंडिया को अच्छा रैंक ही मिलता है, क्योंकि इंडिया टाइम पे क्या करती है, लोन वापस कर देती है। अब बात करते हैं कुछ और भी इसमें है। तो अब है इसमें कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च को GDP के 1% से बढ़ा करके 2.5 या 3% यानी 2.5 से 3% होने से स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च को ना 65% घटाकर 35% होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि कोविड के वजह से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था हेल्थ से रिलेटेड जो एरिया है, हेल्थ से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ा। यानी कि 1% पहले होता था हेल्थ के एरिया में, उसे अब 2.5 से 3% कर दिया गया, जिसके वजह से जो हेल्थ स्वास्थ्य देखभाल पर जो खर्चा था ना वो 65% से घटाकर 35% करना पड़ा। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा हुआ और देखभाल पे कम हो गया। उसके बाद है नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए भारत पहली बार नवोन्मेष इंडेक्स में 50 शीर्ष देशों के क्लब में प्रवेश किया है। देश में पेमेंट भागीदारी 36% से बढ़ा करके अधिक करने पर जोर देनी चाहिए। देखिए नवोन्मेष का मतलब क्या होता है, नवोन्मेष का मतलब होता है इनोवेशन। ठीक, तो इनोवेशन होती रहनी चाहिए किसी भी कंट्री में, अच्छा रहता है उस कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी बात है अगर इनोवेशन होता रहे। तो पहली बार इंडिया क्या हुआ है, इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 50 देशों के साथ शामिल हो गया है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि पेमेंट जो पार्टिसिपेशन है ना इंडिया में, पेमेंट पार्टिसिपेशन, उसमें इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो 36% से बढ़ा करके ज़्यादा होना चाहिए, इस पर जोर देना चाहिए। उसके बाद है GST की शुरुआत के बाद से लेकर पिछले 3 माह में मासिक GST संग्रह 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। यानी कि GST जब से शुरू हुआ है तो पिछले 3 महीने में ना जो मंथली GST होता था, मंथली GST कलेक्ट होता था पूरे भारत से, वो 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है कि 8 जनवरी 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों को छू गया है। तभी हमने बात करी कि भारत के पास इतना सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज है कि वो क्या कर सकता है, आने वाले 18 महीनों के लिए इंपोर्ट कर सकता है, उतना फॉरेक्स अभी भारत के पास है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम डॉलर में बात करें यानी कि पैसों के टर्म में बात करें तो 586.1 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हमारे पास है अभी, ठीक 8 जनवरी 2021 तक। उसके बाद है ऋण सेवा अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 9.7% रहा, जो कि मार्च 2020 के अंत में 6.5% था। यानी कि ऋण सेवा अनुपात हमारा घट गया है, 9.7 से 6.5% हो गया है। देखिए ऋण सेवा अनुपात होता क्या है, इसे हम कहते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये होता क्या है, ये होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग इनकम से जो आमदनी हो रही है, जो पैसा आ रहा है, ऑपरेटिंग इनकम अपॉन जो आपका डेट है वो, ठीक, डेट इनकम। तो मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग इनकम है 1 करोड़ रुपए
और आपने लोन ले रखा है 2 करोड़ रुपए का, तो ये क्या दिखा रहा है कि आप इनकम 1 करोड़ है और लोन 2 करोड़ का ले चुके हैं आप, तो क्या आप 2 करोड़ रुपए लौटा पाएंगे? तो होना क्या चाहिए इसमें, ये जो अनुपात है ये दिखाता है कि कोई भी कंट्री का ऑपरेटिंग इनकम क्या है, जो जो उसने लोन लिया ना उसको चुका सकती है या नहीं। यही रेशियो दिखाता है ऋण सेवा अनुपात या डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ये हमारा घट गया, यानी कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस हमारा खराब हो गया। उसके बाद है जून से दिसंबर के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति की दर 3.2% से 11% रही, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 0.3% से 7.6% तक थी। यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में ना मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन जो रेट था, इन्फ्लेशन रेट जो था वो जून से दिसंबर के पीरियड की बात करें तो 3.2% से 11% के आसपास थी। वहीं पे अगर बात करें पिछले साल, तो इसी अवधि में ये कितना हो गया, जून से दिसंबर तक, जून से कहाँ तक, जून से दिसंबर तक ये हो गया 0.3% से 7.6%, तो घट गया ये। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई। तो जलवायु परिवर्तन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है उस पर। इसके लिए राष्ट्रीय कार्य योजना बनाया जा रही है, जिसके तहत राष्ट्रीय मिशनों की 8 नए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त में दिसंबर 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा की गई। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो प्रधानमंत्री किसान योजना है ना, इसके लिए हर 6 महीने पे कितना उन्हें, सॉरी 1 साल में कितना दिया जाता है, 2,000 रुपये आते हैं 3 महीने पे। यस, 3 महीने पे आते हैं। तो क्या हुआ कि 3 महीने पे आते हैं या 4 महीने पे आते हैं, वेट, 6, हाँ ठीक है, 4 महीने पे आते हैं गेस, ठीक है। तो 2,000 रुपये आते हैं, जिसके तहत जो 7वीं किस्त दी गई है इस बार 2020 के दिसंबर में 7th इंस्टॉलमेंट दिया गया, जो 9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये दिए गए। तो कितना हो जाएगा, 18,000 करोड़ रुपए उन्हें दी गई उनके बैंक अकाउंट में। उसके बाद है जीवीए, फिर से अगेन वही चीज़ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, अभी हमने बात की थी शुरू में कि क्या होता है, से जुड़े सकल पूंजीगत निर्माण यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति देखने को मिली है। 2015 से 16 में 14.7% की गिरावट के साथ 2013 से 14 में 17.7% से 2018-19 में 16.4% पर आ गई है। यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा सा इस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिला है। उसके बाद कुछ रेट्स है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े ये एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जीडीपी की वृद्धि कितनी देखने को मिली है, जीडीपी में 7.7% की इंक्रीमेंट देखने को मिला है इकोनॉमिक सर्वे में। कृषि क्षेत्र में वृद्धि यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वृद्धि देखने को मिली है वो 3.4% की वृद्धि हुई है। इंडस्ट्री सेक्टर या उद्योग क्षेत्र में जो वृद्धि मिली है वो 9.6% की वृद्धि देखने को मिली है। उसी तरीके से सेवा क्षेत्र में या फिर सर्विस सेक्टर में बात करें तो 8.8% की वृद्धि देखने को मिली है। राजकोषीय घाटा कितने का हुआ है, 3.5% का। राजकोषीय घाटा बोले तो बजट डेफिसिट। ये बजट डेफिसिट या राजकोषीय घाटा होता क्या है, तो देखिए, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होता है वो ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, तो ये हो जाता है गवर्नमेंट के लिए डेफिसिट। तो ये 3.5% का हुआ है। उसके बाद बात करें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें सीपीआई की, तो 6.6%। और थोक मूल्य सूचकांक यानी कि डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये 0.1% रहा है। और विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, फॉरेक्स की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें फॉरेक्स की, तो 8 जनवरी 2021 तक $586.1 बिलियन का रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में अगर हम बात करें भारत की वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी की बात करें तो 11% की वृद्धि देखने को मिली है। और नॉमिनल जीडीपी की बात करें यानी कि सांकेतिक जीडीपी की बात करें नॉमिनल, तो 15.4% की वृद्धि देखने को मिली है। अभी आप बोलोगे कि ये जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो देखिए, कुछ बातें हैं, जैसे रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी में और थोड़ी सांकेतिक जीडीपी में थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे रियल जीडीपी जो कैलकुलेट का मतलब होता है कि इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है रियल जीडीपी का, वो किया जाता है जितना
वस्तु और सेवा उत्पाद किया गया, यानी कि जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया गया किसी कंट्री में, उसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं जब फिक्स्ड रेट से, यानी कि जो बेस रेट हमने, बेस प्राइस हमने जो तय कर रखा होता है, जिस बेस ईयर का जो प्राइस, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीडीपी, रियल जीडीपी का पता चलता है। और सांकेतिक या नॉमिनल में हम क्या करते हैं कि जो करेंट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस जो चल रहा है, उससे हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रियल जीडीपी में होता क्या है, जो कुल उत्पाद है ना, उसकी वैल्यू कम दिख रही होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, रियल जीडीपी से इन्फ्लेशन को घटा दिया जाता है, लेकिन नॉमिनल में इन्फ्लेशन को ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से कुल उत्पाद की जो वैल्यू है वो ज़्यादा दिख रही होती है। तो बहुत सारे अंतर है यहाँ पे। बस आप इतना समझिए कि भारत की जो वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी वृद्धि हुई है वो 11% की हुई है, और नॉमिनल जीडीपी में जो वृद्धि हुई है 15.4% से हुई है। तो ये तो करंट अफेयर्स की वीडियो थी, लेकिन इसमें भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी से जुड़े और चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करें, रोज़ शाम को। रोज़ अगर नहीं हो पाया तो 1-2 दिन के अंतराल पे हम कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आज भी हम कर रहे होंगे 8 बजे के आसपास, तो आप जुड़ जाइएगा। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के वीडियो में, मिलते हैं कल। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।